भारतीय राज्य व्यवस्था में आप सभी का स्वागत है। राजनीति की गलियारे में संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। भारतीय संविधान की धारा 52 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद मनोनीत किया गया है। धारा 35 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय सरकार में यह होना स्वाभाविक ही है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां रहें तथा उसकी शक्तियों को उसके नाम पर मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग किया जाए। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वे शक्तियां प्राप्त हैं जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट को। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्र पर शासन करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान औपचारिक प्रधान का है। भारतीय संविधान की धारा 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं बनाई गई हैं। फर्स्ट, भारत का नागरिक हो। सेकंड, 35 वर्ष या इससे अधिक आयु हो। थर्ड, वे सभी योग्यताएं जो लोकसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक हैं। फोर्थ, संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। फिफ्थ, संसद अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य न होना। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन और न ही राज्य के विधान मंडल का सदस्य हो सकता है। संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाअभियोग द्वारा पद से मुक्त करा जाता है तो राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में नवीन राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी उत्तराधिकारी के पदारूढ़ होने तक यह पदासीन रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के सदस्य तथा विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों के निचले सदनों के ही सदस्यगण सम्मिलित होते हैं। इस चुनाव मंडल में केंद्रीय व्यवस्थापिका के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान मंडलों के मनोनीत सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य तथा केंद्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं होते। ऐसे चुनाव मंडल द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव सर्वथा मौलिक है, साथ ही अन्य संविधानों से पूर्ण रूपेण भिन्न है। अमेरिका में राष्ट्रपति के जिस निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है उसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष हो गया। देश के विभिन्न राज्यों को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है, पर समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व अथवा मत प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 55 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को उतने मत प्राप्त होंगे जितने उस राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के सदस्यों से भाग करने पर तथा पुनः प्राप्त संख्या को 1000 से भाग देने पर आता है। यदि राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के सदस्यों की संख्या और फिर 1000 से भाग करने पर शेष संख्या भाजक से आधे से अधिक है तब भाजनफल में 1 जोड़ दिया जाएगा। इसका सूत्र इस प्रकार है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या धन 1000 बराबर उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचक के मत की संख्या। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं होता? राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही क्यों भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए कई कारण बताए गए हैं। फर्स्ट, करोड़ों मतदाताओं द्वारा निर्वाचन में भाग लेना कष्टदायक। राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता तो लगभग 20 करोड़ मतदाताओं द्वारा निर्वाचन में भाग लेना कष्टदायक होता। सेकंड,
राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है तथा वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के हाथ में है। अतः शासन व्यवस्था में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाती है। के संथानम के शब्दों में राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है तो फिर उसको प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। थर्ड, राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसलिए सम्मिलित किया जाता है ताकि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय चुनाव का रूप प्राप्त हो सके। फोर्थ, राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से संसद सदस्यों के साथ राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित करने का उद्देश्य राजनीतिक संतुलन बनाए रखना था। राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में यदि केवल संसद के दोनों सदन ही भाग ले लें तो बहुसंख्यक दल अपने प्रत्याशी का सरलता से निर्वाचन करवा सकता है, किंतु राज्य विधानसभाओं के इस निर्वाचन में भाग लेने से स्थिति बदल जाती है। संभव है संसद में जो बहुसंख्यक दल है उसे अधिकांश राज्यों में बहुमत प्राप्त न हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में संसद में बहुमत रखने वाला दल राज्य की विधानसभाओं के समर्थन के बिना अकेला ही राष्ट्रपति के पद पर अपना प्रत्याशी निर्वाचित कर सकता है। फिफ्थ, बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाव। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने का उद्देश्य ये था कि राष्ट्र का प्रधान बहुमत मतों के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। इस पद्धति से छोटे छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति का भी चुनाव में महत्व साबित हो जाता है और राष्ट्रपति चुनाव बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाया जा सकता है। प्रोफेसर पायली के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है। राष्ट्र में सभी दल या गुट सम्मिलित है और राष्ट्रपति दल व्यवस्था से ऊपर है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसका चुनाव भारी से भारी बहुमत द्वारा हो। यदि साधारण बहुमत प्रणाली इस निर्वाचन के लिए अपनाई जाती तो इस बात का कोई आश्वासन नहीं था, किंतु वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में यह निश्चित है कि राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण बहुमत प्राप्त करने पर ही हो सकता है। यद्यपि ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लिखित रूप में यह निर्वाचन प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में ये सरल प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि यह निर्वाचन प्रक्रिया संघीय सिद्धांत के अधिक अनुरूप है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय जनता में कोई हलचल नहीं होती और चुनाव अत्यधिक शांति से हो जाता है। भारत में संविधान द्वारा राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति शासन का प्रमुख है, वह कार्यपालिका का प्रमुख है, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। वह तो नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है, परंतु स्थिति इतनी सरल नहीं है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां। फर्स्ट, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संविधान में कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देश के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, जैसे सेनाध्यक्षों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, दूसरे देशों में भारत के राजदूतों आदि सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के अतिरिक्त उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति का ही है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। युद्ध अथवा शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। विदेश नीति का संचालन भी उसी के नाम से होता है। दूसरे देशों के राजदूत राष्ट्रपति को ही अपना परिचय पत्र देते हैं। राष्ट्रपति प्रशासन का भी प्रमुख होता है। समस्त प्रशासन उसी के नाम से चलता है। विभागों का संगठन और पुनर्संगठन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है।
व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक नहीं है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होते हुए भी व्यवस्थापिका संबंधी अनेक शक्तियों से सुशोभित किया गया है। राष्ट्रपति संसद का ही एक अंग माना गया है। संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनेगी। संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उनका सत्रावधान करना, स्थगित करना अथवा संसद को भंग करना यह राष्ट्रपति का ही कार्य है। प्रति वर्ष संसद का सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति संसद के सम्मुख एक भाषण देता है। वह आवश्यकता अनुसार संसद को कोई संदेश भी दे सकता है। परंतु राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधिक शक्ति यह है कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति उसे स्वीकार न कर ले। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के सम्मुख पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। इसके अतिरिक्त जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तब अध्यादेश जारी भी कर सकता है। ये अध्यादेश कानून का ही महत्व रखते हैं, परंतु संसद का अधिवेशन आरंभ होने पर इन कानूनों का पालन आवश्यक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी कर सकता है। जैसे 1986 में राष्ट्रपति ने M.F. हुसैन, अमृता प्रीतम, रविशंकर को मनोनीत किया। राष्ट्रपति को बहुत अधिक व्यापक व्यवस्थापिका शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुसार तीसरी शक्ति है न्यायपालिका संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति को पर्याप्त न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी शक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है अथवा उसका दंड कम कर सकता है। राष्ट्रपति कानूनी विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह परामर्श बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। फोर्थ, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। उसी की अनुमति से संसद में आय व्यय का बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब तक राष्ट्रपति किसी वित्त विधेयक को स्वीकृति न दे, विधेयक पारित नहीं होता और शासन सरकारी खजाने से कोई राशि नहीं निकाल सकता। फिफ्थ, विदेश नीति संबंधी शक्तियां। यद्यपि विदेश नीति बनाना और चलाना प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री का काम है, फिर भी राष्ट्रपति विदेश नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों में भारत का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। वह अपने साथ भारत की ओर से सद्भावनाएं ले जाता है तथा दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध मधुर बनाता है। जुलाई 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने नेपाल संबंधों को बहुत मजबूत किया। नंबर 6, राज्यों के संबंध में शक्तियां। राष्ट्रपति भारत की एकता का प्रतीक कहा जा सकता है। उसे राज्यों के संबंध में भी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। वह राज्यपालों के प्रतिवेदन मांगता है। राज्य सूची के कई महत्वपूर्ण विधेयक भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपालों द्वारा रोक लिए जाते हैं। 7, संकटकालीन शक्तियां। 3 अवस्थाओं में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां सौंपी गई हैं। फर्स्ट, देश पर बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध तथा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। सेकंड, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। थर्ड, वित्तीय संकट होने पर। इन तीनों आपात स्थितियों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रभावशाली अध्यक्ष न होकर भारतीय एकता का प्रतीक होता है। भारत में राष्ट्रपति को अधिकांश विद्वानों ने नाम मात्र का शासक ही माना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमने ब्रिटेन के राजा की भांति यह राष्ट्रपति का पद बनाया है। उसकी स्थिति संवैधानिक राष्ट्रपति की है। भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार चलता है।
उसके नाम से भी शासन अवश्य होता है, परंतु वह वास्तविक शासक नहीं है, तो भी वह कठपुतली नहीं है। उसे कई वास्तविक शक्तियां दी गई हैं और अनेक अवसरों पर वह विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से अब तक 13 राष्ट्रपति भारत के बन चुके हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1957, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1957 से 1962, थर्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक, फोर्थ डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक, फिफ्थ श्री वीवी गिरी 1969 से 1974 तक, सिक्स डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक, एट्थ श्री ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक, नाइन्थ श्री आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक, 10 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक, 11 श्री के आर नारायण 1997 से 2002 तक, 12 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक, 13 श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। 14वें राष्ट्रपति हैं श्री प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से अब तक। श्री प्रणब मुखर्जी देश के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 7,13,763 मत मूल्य मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी श्री पी.ए. संगमा को 3,15,987 मत मूल्य प्राप्त हुए। प्रतिशत में बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी को 69.3% मत मिले। गौरतलब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे, इसलिए निर्वाचित राष्ट्रपतियों के कार्यकालों की गणना करने पर प्रणब मुखर्जी देश के 14वें राष्ट्रपति हैं, परंतु यदि राष्ट्रपति बने व्यक्तियों के रूप में गणना की जाए तो वे भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। कुछ राष्ट्रपति केवल कार्यवाहक रहे, जिसमें श्री वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, श्री बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। प्रस्तुत जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। राष्ट्रपति से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।